नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आपके सामने बच्चों मॉक टेस्ट का सेकंड नंबर का जो पेपर है पटवार 2025 के लिए ये रीजनिंग का लेके आया हूँ। 26 एग्जाम्पल जो है वो पटवार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस पे आज मॉक टेस्ट सेकंड की हम चर्चा करेंगे। 26 एग्जाम्पल रीजनिंग के सॉल्व करेंगे। मॉक टेस्ट रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, उसमें फ्री स्टडी मटेरियल में जाइएगा, फिर टेस्ट नाम से फोल्डर दिया हुआ है उसको क्लिक करेंगे तो पटवार रीजनिंग और पटवार मैथ नाम से मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए प्रोवाइड किए गए हैं। सबसे पहले आप टेस्ट दीजिएगा, टेस्ट का रिजल्ट आपके पास में आपके मोबाइल पे हैंड टू हैंड आ जाएगा। उसके बाद उसी दिन शाम को इसका जो है वो सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आज ये पेपर है सेकंड मॉक टेस्ट का, इसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल क्या आया था उसको जानने से पहले, पटवार ओनली रीजनिंग का स्पेशल बैच है, 1100 प्राइस है इसका और आप परचेज कर सकते हैं। बहुत मेहनत इन कोर्सों में जो है वो आपके लिए रखी है हमने। इसमें शॉर्ट ट्रिक और आपके बेसिक के हिसाब से पढ़ाया गया है। स्पेशल मैथ का जो कोर्स है 900 रुपीज़ का है। अगर आप कॉम्बो कोर्स लेना चाहते हैं वहीं मैथ रीजनिंग, तो ये 1600 जो है वो आपको प्राइस रखा गया है, इसका लाभ उठा सकते हैं आप। चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चों। फिलहाल ये पहला ही एग्जाम्पल इनपुट आउटपुट का एग्जाम्पल है। सबसे पहले पूरी क्लास एक बार क्रम को देखें, क्रम क्या चल रहा है। इनपुट आउटपुट के 3 प्रश्न जो हैं बताया था मैंने, आपके 3 प्रश्न जो हैं वो आते हैं एग्जाम में पटवार में। आपको सबसे पहले इनपुट देखना है, इनपुट से क्या सीरीज चल रही है सीरीज का पता करना है और इसी सीरीज में जो 3 एग्जाम्पल हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो सबसे पहला काम आपका क्रम देखने का रहेगा। आपको क्रम देखना पड़ेगा, सीरीज का क्रम क्या चल रहा है, किस हिसाब से जो है वो ले रहा है इनको, और उसके हिसाब से फिर आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इनपुट में क्या होता है, अक्षर और संख्या बिखरी पड़ी होती है, इनको किसी निश्चित क्रम में अरेंज करता है और वो क्रम आपको पता करना है क्या है। यहाँ सबसे पहले सबसे छोटा अल्फाबेट जो है वो ए को उठा रहा है, बच्चे कुचे लाइन से ऐसे के ऐसे रख रहा है। उसके बाद सबसे बड़ा नंबर 74 है, इसको उठा के आगे ला रहा है। जब भी किसी भी चीज़ को उठा के आगे लाते हैं, अरेंज करते हैं, सेट करते हैं तो क्रम बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रम स्टेप सेकंड क्रम जो है वो सेकंड बन चुका है, चरण सेकंड बन चुका है। इसके बाद सबसे छोटा अल्फ़ाबेट जो है वो डी है और ये पहले से लाइन में है, जो पहले से लाइन में है उसको कभी भी नया नंबर नहीं देते हैं। अब बड़ी संख्या का नंबर है वो 68 है, तो यहाँ तक चरण थर्ड बन चुका है और बचे हुए ऐसे कैसे के लाइन में लिख दिए हैं। उसके बाद छोटा अल्फ़ाबेट एफ है, उठा के आगे लाएंगे तो चरण बनेगा 4। उसके बाद में बड़ी संख्या जो है वो 36 है, उठा के आगे लाएंगे तो चरण 5 और बचे कुछ आगे के आगे अपने आप अरेंज हो गए। इतनी रामायण को समझने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका काम एग्जाम में क्या रहेगा बच्चों, आपका काम ये रहेगा कि आपको हमेशा यहाँ पर पहला इनपुट देखना है और इनपुट को देखते ही अंतिम चरण देखना है, किसको पहले ले रहा है किसको बाद में ले रहा है। तो यहाँ इनपुट देखा मैंने, इनपुट से आखिरी चरण देखा तो सबसे छोटा अक्षर, सबसे छोटा अक्षर सबसे पहले, उसके बाद सबसे बड़ी संख्या, ये क्रम है। सबसे छोटा अल्फ़ाबेट और सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, इस क्रम में ये ताले की चाबी है। सारे के सारे प्रश्न जो है इस क्रम में खुलने वाले हैं, सबसे छोटा अक्षर और सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, ये पहला प्रश्न है। ये इनपुट का तीसरा चरण है और 7 चरण हमसे पूछा गया है। 7 वाला चरण कौन सा होगा, सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा चरण है तो स्टार्टिंग से 3 काट दीजिए, 1 2 3। मैंने कहा था जितने चरण हो उतने काट दीजिए। अपना प्रोग्राम जो है वो पास से शुरू होता है, पास कौन है यहाँ पर, 12 है। तो छोटा अल्फ़ाबेट बड़ा नंबर, छोटा अल्फ़ाबेट अब बड़े नंबर का है नंबर, तो इसको नंबर देंगे बच्चों 4। छोटा अल्फ़ाबेट जो है वो कौन सा है कि सर एच है, 5। बड़ा नंबर के साथ यहाँ देंगे 6। छोटा अल्फ़ाबेट के सर यहाँ देंगे हम 7। ठीक है, 7 चरण को लिख के बताना है। क्या लिख नहीं सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। कैसे लिखोगे 7th स्टेप को देखना है एक बार। सबसे पहले बॉन्ड 86, गोल
गोल के बाद 4 नंबर पे 46, 5 नंबर पे हाई, उसके बाद बच्चों देखो 6 नंबर पे 33, 7 पे लाइक, और सही है, सारे के सारे आ गए, और आखिरी में क्या आएगा 12। ऑप्शन की बात करें कौन सा सही है, तो ए तो गलत होगा, फाइनल है, ठीक है, ऐसा कोई चरण नहीं होगा, ये भी गलत होगा। अब इसको तीसरे को देखते हैं, बॉन्ड 86, गोल 46, हाई 33, लाइक 12। सही आंसर जो आने वाला है बच्चों, वो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड नंबर का ऑप्शन है। तो तीसरा जो है वो 7th नंबर का चरण है, और पूछा भी आपसे यही गया था कि 7th जो चरण है वो कौन सा होगा, ठीक है। ये क्रम में मैंने काट दिए थे, आप एक बार देख लीजिए, फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है ये इनपुट आउटपुट का, ठीक है। मॉक टेस्ट सेकंड चल रहा है अपना। रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, जिन बच्चों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना। साथ की साथ में यहाँ आपके लिए याद रखना है कि फ्री स्टडी मटेरियल टेस्ट वाले फोल्डर में जाओगे, पटवार रीजनिंग और मैथ आपको दिखेगा, वहाँ मॉक टेस्ट फ्री दे सकते हैं, और हैंड टू हैंड इसका सॉल्यूशन आपकी आंखों के सामने उसी दिन शाम को जो है मिल जाएगा। और टेस्ट पेपर में ज़रूरी नहीं है आप किसी भी डेट में टेस्ट दे सकते हैं, पर मैं कहना ये चाहता हूँ कि पहले अगर आप टेस्ट दोगे और उसके बाद में इसका सॉल्यूशन दोगे, तो फिर आपको जो है देखोगे तो सीखने को बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो अगर आप जिस जिस डेट में टेस्ट आ रहा है उस डेट में अगर आप टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आगे की कोई सी भी डेट में आप टेस्ट दे लीजिए। एक टेस्ट को आप एक ही बार दे सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, सेकंड नंबर का एग्जाम्पल ये रहा, आंखों के सामने इनपुट दिया हुआ है और आपसे कह रहा है अंतिम से पहले वाला चरण कौन सा होगा, ठीक है। अपना पास कौन है साहब, ये है। क्रम क्या था, सबसे छोटा अल्फ़ाबेट। सबसे छोटा अल्फ़ाबेट अगर देखूंगा तो यही है। अगर कोई भी पास में सबसे पहले कटने का नंबर आए तो नंबर 1 देना पड़ेगा, डैश करके नहीं देना पड़ेगा, ये बात याद रखना, क्योंकि शुरुआत कहीं ना कहीं से करोगे आप, इसलिए पहला नंबर अब देना पड़ेगा। तो जब भी शुरुआत कहीं से नहीं हो, पास वाले से ही शुरुआत हो, तो फिर आपको एक नंबर जो है वो देना पड़ता ही है, ठीक है। तो एक नंबर यहाँ दोगे आप। एक के बाद में अब इसकी बात करें बच्चों, एक के बाद में बड़ा नंबर कौन सा है, कि सर बड़ा नंबर जो है वो 59 है। कितना नंबर दोगे, कि सर इसको नंबर दे देंगे हम 2। पास कौन बन गया, एन, ठीक है। और छोटा अल्फ़ाबेट किसका नंबर है, कि साहब एन का ही नंबर है, तो इसका नंबर देंगे हम कितना बच्चों, 2 डैश। इसके बाद ये पास बन गया। बड़ी संख्या कौन सी है, कि साहब सब में 35 है, ठीक है। सब में कौन सी बड़ी संख्या है, कि 35 बड़ी संख्या है, तो इस कटेगा तो सही, इसको नंबर देंगे हम 3। उसके बाद में छोटा अल्फ़ाबेट टी और ओ में से छोटा कौन सा होता है, कि सर ओ होता है, सॉरी। इसके बाद नंबर कौन सा दोगे इसको, कि सर 4 नंबर देंगे हम इसको, ठीक है। इसके बाद में बड़ी संख्या जो है वो कौन सी है इनमें से, कि सर बड़ी संख्या जो है वो 27 है, तो जाहिर सी बात है कटेगी तो सही, ठीक है, कटेगी तो सही। पर नया नंबर डैश करके देना है, पुराना नंबर डैश करके देना है, तो 4 डैश, ये बन गया पास। इसके बाद में इसको नंबर कौन सा दोगे आप, कि सर इसको नंबर देंगे हम 5, ठीक है। सारे के सारे जो है वो कट चुके हैं, आप एक बार ध्यान दीजिएगा सभी। अगर हम आप ध्यान से देख रहे हो तो सबसे पहले ये माइंड था, सबसे छोटा अल्फ़ाबेट सबसे पहले लेना था मुझको, और सबसे छोटा अल्फ़ाबेट एम ही है इसमें, इसलिए एक नंबर पास बन गया था एन। उसके बाद 2 नंबर बड़ी संख्या, 3 नंबर 2 डैश जो है एन, उसके बाद 3 नंबर 35 बड़ी संख्या, और छोटा अल्फ़ाबेट ओ, फिर उसके बाद में बड़ी संख्या, और फिर छोटा अल्फ़ाबेट, उसके बाद लास्ट में संख्या बची है। तो अंतिम से पहले वाला चरण कौन सा है, तो यहाँ पर बच्चों अंतिम चरण जो था वो 5वां है, तो -1 कर लो, तो अंतिम से पहला चरण कौन सा हो जाएगा, सर चौथा चरण अंतिम से पहला चरण होगा, यानी 2 नंबर का आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे बच्चों। अगला एग्जाम्पल आपके सामने थर्ड नंबर का, ये इसका 4th स्टेप है, और आपसे कह रहा है इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए और कितने चरणों की आवश्यकता है, और कितने चरणों की आवश्यकता है 4 के बाद, ऐसा पूछ रहा है। तो ठीक है, स्टार्टिंग से 4 काट दीजिए, 1, 2, 3, 4। अपना प्रोग्राम पास से शुरू होता है, तो छोटा अल्फ़ाबेट सब में एन है,
तो ये 5, बड़ा नंबर 6, छोटा अल्फ़ाबेट 7, तो आखिरी वाले को खाली, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो अंतिम चरण जो है वो 7वां है। कितने चरण और लगे कि सर 7 चरण जो है वो लास्ट स्टेप है, और 4th में मैं था, कितने स्टेप और चाहिए मुझको कि सर 3 और चाहिए। तो करेक्ट आंसर आएगा 3 नंबर। 3 नंबर का जो आंसर है इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होगा। ठीक है, 3 प्रश्न जो है इनपुट आउटपुट के सॉल्व हो चुके हैं। अब मॉक टेस्ट सेकंड में अगला एग्जाम्पल क्या पूछा था इसकी बात करते हैं। यहाँ पर ये जो है श्रृंखला दी हुई थी, आपसे कह रहा है ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से ठीक पहले एक संख्या है, ठीक बाद में भी एक संख्या है। प्रतीक से पहले संख्या, बाद में संख्या, प्रतीक से पहले संख्या, बाद में संख्या, प्रतीक से पहले संख्या, बाद में संख्या। देख लो, पहले संख्या बाद में संख्या, प्रतीक से पहले संख्या बाद में संख्या। ऐसे कितने प्रतीक आ रहे हैं यहाँ पर? ऐसे प्रतीक जो आ रहे हैं वो 4 आ रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आएगा 4, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आने वाला है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। यदि व्रत को त्रिभुज कहें, त्रिभुज को वर्ग कहें, वर्ग को आयत कहें, तो 3 भुजा वाले बहुभुज, 3 भुजा वाला आप जानते हैं अच्छी तरीके से क्या होता है कि सर ट्राइंगल होता है, त्रिभुज होता है। और त्रिभुज को क्या कहा जा रहा है? वर्ग कहा जा रहा है, इसलिए आंसर आएगा स्क्वायर वर्ग, यानी सी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा बच्चों। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या है? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक बार पढ़ लीजिए, पजल टेस्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल है, 6 नंबर का एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद सॉल्व मैं करूंगा, एक बार पढ़ लो सभी क्या लिखा हुआ है। तो इसमें क्रम आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से। पजल टेस्ट का एक प्रश्न फिक्स है, पटवार में हमेशा पूछा ही जाता है। आप पुराने पेपर देखेंगे तो आपको पजल का एक प्रश्न दिखेगा, और इस तरह की पजल ही दिखती हैं जो मैंने टेस्ट में दी हैं। इनकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फायदा आपको होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि भाई एक ए से लेके एफ तक जो है, ए से लेके एफ तक लेवल वाले 6 बॉक्स ऊपर से नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से रखे गए हैं। शीर्ष स्थिति में पहली माना गया है, जबकि नीचे की स्थिति अंतिम स्थिति मानी गई है। ठीक है साहब, ठीक है, शीर्ष की स्थिति पहली मानी गई है, और ये 6 तक नंबर लिख दिए। ठीक है, बॉक्स एफ को बॉक्स ई के ठीक ऊपर रखा गया है, एफ को ई के ठीक ऊपर रखा गया है। ए और बी के बीच में 3 बॉक्स होने चाहिए, ए और बी के बीच में 3 बॉक्स होने चाहिए। ठीक है, बॉक्स ए बॉक्स बी के ऊपर है। ठीक है, ई और डी के बीच में एक बॉक्स है, ई और डी के बीच में एक बॉक्स है। ऐसे भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है। ठीक है, देख लेंगे इसको। बी और सी के बीच में 3 बॉक्स हैं, बी और सी, ई और सी के बीच में 3 बॉक्स हैं। तो यहाँ लिख लेता हूँ, ई और सी के बीच में 3 बॉक्स हैं। इसको देखते हैं अभी। आगे लिखा है बॉक्स ई दूसरे अंतिम स्थान पर रखा गया है, ये क्लियर कर दिया है। सेकंड लास्ट पे जो है वो ई रखा गया है। ई के तुरंत ऊपर कौन है बच्चों? एफ है, और ई और डी के बीच में एक है, तो यहाँ पर डी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स बॉक्स डी के ठीक ऊपर रखा गया है, ऐसे कह रहा है। तो ई और सी के बीच में 3 कैसे हो सकते हैं कि सर ई और सी के बीच में 3 हो गए, देख लो आप, सही है। और ए और बी के बीच में कितने हैं? 3 हैं, ए और बी के बीच में 3 हैं, ए और बी के बीच में कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, तो शुरू से देख लेते हैं एक बार वापस से। बॉक्स एफ ई के ठीक ऊपर है, ये लाइन क्लियर हो गई। ए और बी के बीच में 3 है, ए और बी के बीच में 3 है। ठीक है, और आगे लिखा है ए और बी के, ए बॉक्स जो है बी के ठीक बी के ऊपर होना चाहिए। तो अब बात क्लियर हो गई, ये आ चुका है। आपसे पूछ रहा है डी के ठीक ऊपर कौन सा बॉक्स है, कि सर डी के ठीक ऊपर जो है बॉक्स ए है, यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी ग्रुप में,
तो इसका आंसर जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये छठा नंबर था बच्चों। सातवें पे कह रहा है एक बिंदु से शुरू करने के बाद में नेवीन पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है भाई, पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद में बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, बिल्कुल। उसके बाद में वह फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये ले लो भाई 4। उसके बाद में शुरुआती बिंदु से वह किस दिशा पर खड़ा है, शुरुआती बिंदु से वह किस दिशा पर खड़ा है, यहाँ से ये डायरेक्शन देखनी है। तो नॉर्थ वेस्ट होती है, उत्तर पश्चिम, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम आएगा आंसर। 7 हो गया। 8 नंबर की बात करें, 4 में से 3 किसी प्रकार समान हैं जिनका समूह बनेगा, और आपसे पूछ रहा है वह कौन सा है जो समूह से शामिल नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखता हूँ मैं, जे के बाद के, फिर एल एम, वी के बाद डब्लू, फिर एक्स वाई, पी के बाद क्यू, फिर आर एस, सी के बाद डी होना चाहिए था, यही ग्रुप से जो है वो अलग है। तो डी ऑप्शन जो है वो ग्रुप से अलग माना जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस श्रृंखला को पूरा करना है मुझे। यहाँ से मुझे श्रृंखला में दिखाई दे रहा है बच्चों कि 2 कम है, ये यहाँ से भी 2 कम है, यहाँ से भी 2 कम करोगे 15 आएगा ना भाई। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है सर, डी ऑप्शन। और बचे कुचे में भी क्रम अगर देख रहा हूँ तो -5 है, ये -5 है, और अगला पूछता तो भी -5 से 40 आंसर आता। फिलहाल डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये मिसिंग कैरेक्टर का एग्जाम्पल है, मिसिंग नंबर एंड कैरेक्टर नाम से जो चैप्टर है उसका एग्जाम्पल है। यहाँ पर COL और DTP और FI क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये पता करना है। तो ठीक है भाई, सी का नंबर कितने पे आता है? कि सर सी का नंबर आता है 3 पे। एल का कितने पे आता है? सर 12 पे आता है। तो जोड़ो इनको, 12 और 3 15, 15 पे ओ। डी का 4 है, ये 16, 16 और 4 20, 20 पे टी आता है। ये 9 है, ये 6 है, 9 और 6 15, और 15 पे क्या आता है? कि सर ओ आता है। तो ओ जो है सही आंसर है इसका, ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है अलग को छांटना है, बेमेल का चयन करना है, अलग कौन सा है, यानी 3 का वापस से ग्रुप बनेगा, एक अलग होगा, और जो अलग होगा ना वही आपका आंसर होगा। यहाँ पर लिखा है चेस, शतरंज, फुटबॉल, बेसबॉल और वॉलीबॉल। अगर आप बात करें फुटबॉल की, बेसबॉल की, वॉलीबॉल की, इन सब में ग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है, या आप कह सकते हैं ये आउटडोर गेम है। जबकि कैरम जो है वो, चेस जो है वो इंडोर गेम है, तो ग्रुप से अलग जो माना जाएगा वो चेस माना जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल अपने सामने है, आपसे कह रहा है कि अलग को चुनिए, 3 का ग्रुप बनेगा, एक को अलग करना है, जो अलग है वही आंसर है अपना। अच्छा अलग नहीं पूछ रहा है, उस विकल्प को चुने जो संख्याओं उसी संबंध साझा। ये है एनालॉजी, सादृश्यता, यानी यहाँ पर कुछ क्रम चल रहा है ग्रुपिंग में, और यही क्रम किसी एक ऑप्शन में चलेगा, वो उस ऑप्शन को ढूंढ के निकालना है। तो ठीक है, यहाँ पर लिखा है बच्चों 12 और 113, 15 और 140, यही क्रम किस में मिल रहा है? क्रम को देख लेते हैं, क्रम क्या है। तो पहले तो 12 से 13, 12 नम्मा 108 और 5 13, सही है। 15 नम्मा 135 और 5 40, यही क्रम किस में मिल रहा है ये आपको ढूंढना है। यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो यही ऑप्शन मुझे डी ऑप्शन में दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि 11 का 9 से गुणा किया 99, और 5 जोड़ा तो 105। सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। पूरी क्लास देख लीजिए, इस तरीके से सॉल्व हुआ है। ठीक है, अब बढ़ेंगे बच्चों अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आ रहा है आपके सामने। अगला एग्जाम्पल ये है मिसिंग नंबर का एग्जाम्पल है। आपको सॉल्व करना है कि क्या क्रम चल रहा है इसके अंदर। 28 से सबसे पहले आप बताइए 56 कैसे ला सकते हैं। सीधे सीधे अगर आप देख रहे हो तो क्रम आपको दिखेगा 28 से 56 के सर डबल है ये, और 56 का भी डबल कर दो। ठीक है,
56 का डबल करेंगे तो साहब 112 आएंगे, यानी बी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। इसको भी देख लो, 36 से 72, तो 36 का डबल है 72, 72 का डबल 144 है, और यहाँ 15 का डबल 30 है, और 30 का डबल जो है बच्चों 60 है। तो करेक्ट जो आंसर आएगा वो 112, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा ये। आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल जो है रैंकिंग टेस्ट से है। 16 लड़कियां एक पंक्ति में, जब सीमा को 2 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया गया है, तो ये पंक्ति बना दी। ये खिसकने से पहले की सीमा और ये खिसकने के बाद की सीमा। कितने स्थान खिसकाया गया कि सर 2 स्थान खिसकाया गया, तो बाईं ओर स्थानांतरित किया गया, तो वह बाएं छोर से 7वें नंबर पे हो गई। तो बाएं छोर से 7वें नंबर पे हो गई, और पहले कितने पे रही होगी फिर ये साहब? 9 पे रही होगी। ठीक है। पंक्ति में दाएं छोर से उसका पिछला वाला स्थान कौन सा है? दाएं छोर से इसका स्थान पूछ रहा है, तो ये स्थान निकालना है। तो 16 में से 9 घटा के आपको करना है +1। ठीक है। 16 में से 9 गए तो बचेंगे 7 और एक 8, यानी ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल था, क्रम परीक्षण, और इसका उत्तर जो है वो कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ है। आपसे कह रहा है कि 5 लड़के ABCD और 5 लड़कियां PQRST एक दूसरे के विपरीत 2 पंक्तियों में इस प्रकार बैठते हैं कि लड़कियों की पंक्ति लड़कों की पंक्ति में है और लड़कियां एक पंक्ति में है। ओके, तो भाई आमने सामने बैठे हैं, जाहिर सी बात है 2 पंक्तियां आपको बनानी है, लड़कों की अलग और लड़कियों की अलग। 5-5 हैं नाम, तो आमने सामने 5-5 बैठे हैं। ठीक है। तो ये 5-5 आमने सामने बैठ गए हैं, और आपसे कह रहा है कि C बीच में बैठा है और A के बाएं बैठा है। C बीच में बैठा है और A के बाएं बैठा है, ऐसे कह रहा है। तो ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं PQRS लड़कियाँ, ये लड़का मान लेता हूँ ABCD। C बीच में बैठा है और A के बाएं बैठा है। सही है। C बीच में बैठा है और A के किधर बैठा है? बाईं तरफ बैठा है। C बीच में बैठा है और A उसके बाएं बैठा है। अच्छा, A उसके बाएं बैठा है। अब बाएं का मतलब, मेरी बात सुनो, तुरंत बाएं भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट लिखता तो तुरंत बाएं, और बाईं तरफ मतलब कहीं भी हो सकता है, कहना ये चाहता हूँ। तो A यहाँ भी आ सकता है और A यहाँ भी आ सकता है, देख लेंगे अभी। आगे लिखा है कि D B और C के बीच में, D जो है B और C के बीच में। सही है। आगे लिखा है T जो S के बाएं है, B के विपरीत बैठता है। B के विपरीत बैठता है T, जो S के बाएं है, ये S का लेफ्ट हो गया। आगे लिखा है जो E से 2 सीट दूर है B, जो E से 2 सीट दूर है, कौन? B। जो E से 2 सीट 1-2 सीट दूर है, तो यहाँ पर फाइनल है A आएगा। A की जो है स्थिति क्लियर हो चुकी है, A को यही आना पड़ेगा। आगे लिखा है कि P Q और R के बीच में है। P जो है वो Q और R के बीच में है। P जो है वो Q और R के बीच में है। ठीक है। Q और R की स्थिति क्लियर नहीं है, चेंज हो सकती है, पर कोई बात नहीं है। E के विपरीत कौन बैठता है ये पता करना है। E के विपरीत कौन बैठा है इनमें से? सर P बैठा है। तो करेक्ट आंसर आएगा E के विपरीत बैठने वाला कौन है? P। ठीक है, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। पूरी क्लास एक बार देख लो 15 को, फिर अगला एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करेंगे। ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था सिटिंग अरेंजमेंट का। 5 लोग थे जो आमने सामने पंक्ति में बैठे थे, उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल जो है पूछा गया था। अब बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल आपके सामने, आपको इसको अरेंज करना है, ब्रह्मांड, पृथ्वी, आकाश गंगा और मानव। इसको आपको जो है वो अरेंज करना है क्रम में। और किस क्रम में अरेंज करेंगे? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले लेंगे ब्रह्मांड। ठीक है। सबसे पहले क्या लेंगे? ब्रह्मांड लेंगे, ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड के बाद में फिर आएगा साहब आकाश गंगा, आकाश गंगा। आकाश गंगा के बाद में आएगा बच्चों पृथ्वी, पृथ्वी। साइज के हिसाब से ले रहे हैं इनको।
और पृथ्वी के हिसाब से आएगा बच्चों मानव। सबसे बड़ा होता है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से छोटा होती है आकाशगंगा, आकाशगंगा से छोटी है पृथ्वी, पृथ्वी से छोटा है मानव। तो ये जो क्रम मिलाई दिखाई दे रहा है वो ब्रह्मांड का क्रम था 1 पे, आकाशगंगा का क्रम था 3 पे, और 3 के बाद में फिर पृथ्वी 2 पे, और फिर 4 पे। ये क्रम जो है वो किस ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है? ए। तो करेक्ट आंसर जो आपका आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन इसमें आने वाला है। अब बढ़ रहे हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है कोडिंग डिकोडिंग का। देख लेते हैं क्या क्रम है इसके अंदर। आप भी ट्राई करो चलो। यहाँ इसके अंदर अगर मैं क्रम देखता हूँ तो ये बॉय, फादर अंकल, इंडियन रेलवे, मन, दूध वाला, लव, ओ का एल, फादर अंकल, मन और दूध वाला, ये आंसर आएगा DLFMW, DLFMW, यानी सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल था बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे। आपसे कह रहा है एक बैटरी से चलने वाला एक खिलौना 30 सेकंड में 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। खिलौना का मुंह जो है वो पश्चिम की ओर है, ठीक है। 60 सेकंड के बाद में वह किस दिशा की ओर मुंह उसका हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो ठीक है, 30 सेकंड में 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, 60 सेकंड बाद मुंह कहाँ होगा? अगर 30 सेकंड की बात करूं तो ये ऐसे घूमेगा इधर 45 डिग्री, और अगले 30 सेकंड में फिर ऐसे घूमेगा, मतलब 90 डिग्री घूम गया 60 सेकंड के अंदर। 60 सेकंड के अंदर 90 डिग्री जो घूमेगा वो किधर घूमेगा? कि सर क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, घड़ी की दिशा में। और 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो इसका जो मुंह है वो कहाँ आएगा? साउथ, दक्षिण, ऐसे कह रहा है। तो मुंह जो है वो पश्चिम की ओर है। अच्छा, पश्चिम की ओर है मुंह। मैंने मुंह जो है वो गलत ले लिया, पूरब की ओर है। तो दोबारा देखो फिर से सॉल्व करता हूँ। मुंह जो है मैंने ईस्ट में ले लिया था, जबकि मुंह जो है वो किधर है इसका? ये कह रहा है कि उसका मुंह जो है वो आपके पश्चिम की ओर है। चलो, बेस्ट पश्चिम क्या होता है? ये डायरेक्शन होती है, देख लो एक बार। राइट हैंड पे ईस्ट होता है, लेफ्ट हैंड पे वेस्ट रहता है, आंखों के सामने नॉर्थ होता है, पीठ के पीछे साउथ होता है। ये डायरेक्शन होती है। इसका जो फेस है वो वेस्ट की तरफ है, पश्चिम की तरफ है। अब पूरी क्लास समझ लो, वेस्ट पश्चिम ये रहा। और हर बार 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। तो 60 सेकंड के बाद तो देखो अगला 45 डिग्री ये ऐसे होगा 30 सेकंड में, और अगला जो 30 सेकंड होगा उसमें 45 वापस से ऐसे जाएगा। तो इसका जो फेस जाने वाला है वो नॉर्थ उत्तर में जाने वाला है, यानी 60 सेकंड के अंदर 90 डिग्री क्लॉकवाइज जो है वो ये घूमेगा। 90 डिग्री क्लॉकवाइज जब घूमेगा तो फेस जो है वो नॉर्थ उत्तर में रहेगा। करेक्ट आंसर आएगा इसका नॉर्थ उत्तर, ऐसे होगा ये। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगली ये सीरीज है, आपसे पूछ रहा है ऐसे कितने प्रतीक है जिनके पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक संख्या है? प्रतीक से पहले संख्या बाद में संख्या, 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 और प्रतीक से पहले संख्या बाद में संख्या। ऐसी कितनी संख्याएं दिखाई दे रही हैं? कि सर ऐसी संख्याएं हमको 4 दिखाई दे रही हैं। तो करेक्ट जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए, यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे। आपको इसको ना अरेंज करना है, रोग, उपचार, संक्रमण, रिकवरी और डॉक्टर। इसको सही क्रम में अरेंज करना है। और कौन सा क्रम सही है वो सबसे पहले देखिए। सबसे पहले क्या होता है बच्चों? संक्रमण होता है, संक्रमण होगा, संक्रमण होगा सबसे पहले, ठीक है। संक्रमण के बाद में फिर क्या होगा? संक्रमण के बाद में रोग। सबसे पहले संक्रमण होगा, संक्रमण के बाद में, संक्रमण के बाद में आपके रोग, पर रिकवरी, रोग, संक्रमण, उपचार और डॉक्टर। तो सबसे पहले तो बच्चों रोग होना चाहिए। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? रोग होना चाहिए। और संक्रमण किसका रोग? रोग का रूप ले लेगा। चलो एक बार देख लेते हैं क्रम क्या बनेगा। एक बार मैं अपने हिसाब से जमा लेता हूँ,
फिर देखते हैं सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। सबसे पहले संक्रमण होगा, संक्रमण के बाद में रोग, रोग बन जाएगा, रोग बनने के बाद में फिर तुम कहाँ जाओगे कि सर डॉक्टर के पास जाएंगे हम। डॉक्टर क्या कर देगा कि साहब आपका उपचार कर देगा, और उपचार करने के बाद में क्या होगा, आपकी रिकवरी हो जाएगी। रिकवरी, लो भाई आ गया क्रम, ये सही क्रम है इसका। सबसे पहले संक्रमण होगा, उसके बाद रोग फैलेगा, संक्रमण यानी सी, रोग यानी ए, सी के बाद ए के बाद डॉक्टर के पास जाओगे ई के बाद में उपचार बी, और बी के बाद रिकवरी डी। ये सही आंसर है सी ए ई बी डी, सी ए ई बी डी, ऑप्शन ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ये पूरा जो है वो बिल्कुल सही क्रम है इसका। अब बढ़ते हैं आगे, अगला एग्जाम्पल ये, ओहो पैसेज आ गया भाई। ये पैसेज इंग्लिश मीडियम वाले एक बार पढ़ लीजिएगा और फिर मैं जो है वो उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले एक बार पढ़ लो क्या लिखा है पैसेज में, फिर जो है इस पैसेज को अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बार अपने हिसाब से पढ़ लो सभी। साइड हो जाता हूँ, एक बार पढ़ लो। ये पैसेज से रिलेटेड जो है 3 एग्जाम्पल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको मालूम है। और करेक्ट आंसर इनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल पूछे थे 3, उनके जो आंसर हैं वो करेक्ट आंसर आपको देने हैं। कितने लोग सही आंसर देंगे वो देखना चाहते हैं। हाँ जी, मैं पढ़ रहा हूँ अब पैसेज को सुनो। ये पैसेज है, क्या कह रहा है सुनो। खतरनाक कचरे का प्रबंध यह भारत की शीघ्रता से होने वाले औद्योगिक विकास से उठने वाला पर्यावरण संबंधी एक महत्वपूर्ण समस्या क्षेत्र है। खतरनाक कचरे मतलब जो उद्योगों से जो कचरा बढ़ता है ये खतरनाक कचरा होता है, और पर्यावरण संबंधी एक महत्वपूर्ण समस्या क्षेत्र है, ठीक है। विशेषतः पेट्रोकेमिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, भारी इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल उद्योग, इसका जबरदस्त विकास हुआ है। मतलब इन सेक्टर में जो है ऊंचाइयां छुई हैं भारत ने, और इस विकसन का परिणाम जहरीले और खतरनाक कचरे के निर्माण में वृद्धि हुआ है। अच्छा, इन सेक्टर में जो है वो आपके प्रोग्रेस की है, उसका कारण से ये जो जहरीला कचरा जो है उसमें आपके निर्माण हुआ है, जहरीले कचरे का। इसका परिणाम यह हुआ है कि उद्योग द्वारा उत्पन्न मल प्रवाह और उत्सर्जनों के उपचारण के दौरान जो अवशेष बचते हैं उनसे अंधाधुंध निस्तारण से जल और भूमि संसाधनों गंभीर रूप से दूषित हो जाने का संकटाधीन होने का बढ़ता जा रहा है। अच्छा, जो आपसे कह रहा है कि ये जो खतरनाक कचरे वाली जो बात लिखी हुई है, इनसे जो भी विकिरण जो उत्सर्जित हो रहा है उससे मतलब संसाधन वगैरह जितने भी हैं, वो भूमि जल ये सब सारे के सारे जो है प्रदूषित हो रहे हैं, ऐसा कह रहा है, ठीक है। देखते हैं आगे लिखा है कि आज उद्योग जगत और सरकार खतरनाक कचरे को सुरक्षित परिवहन और निपटारे के लिए मूल अवसंरचना प्रदान करने की चुनौती का सामना कर रहे हैं। अच्छा, अब इस कचरे की चुनौती का सामना कर रही है सरकार कि इसको कैसे ठिकाने लगाया जाए, ठीक है। आगे कह रहा है पर्याप्त और वैज्ञानिक पद्धति के रूप रेखित समस्या सामान्य उपचार भंडार और निपटारा सुविधा मात्र की कमी से उद्योग क्षेत्र पर दबाव आया है, ठीक है। इस समस्या को और जटिल बना रहे हैं स्टॉप गैंग उपाय, जो कि स्टॉप गैप उपाय जो कि अपशिष्ट निस्तारण सुविधाओं को खराब डिजाइन और निर्माण के रूप में ये वास्तव में पर्यावरण के लिए अपशिष्ट से कहीं ज़्यादा बड़ा संकट साबित हो रहे हैं। भाई कहना चाहता हूँ कि मोटा मोटी इसमें जो है कि कचरे के बारे में, खतरनाक कचरा जो है, जो नई नई इंडस्ट्रीज जो भारत जिन पे विकास कर रहा है, जैसे केमिकल, पेट्रोकेमिकल, ये नाम लिखे हुए,
इनसे जो कचरा उत्सर्जित हो रहा है उस कचरे में जो है वो जल को भी खराब कर दिया है और भूमि को भी खराब कर रही है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है भारत की। ठीक है, अब देखते हैं क्या पूछ रहा है इससे, फिर एक बार डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल ये कह रहा है कि विद्यमान औद्योगिक बहिष्प्रवाही का निपटारा प्रणाली से पर्यावरण संबंधी प्रदूषण में वृद्धि हुई है। ये बात सही है या गलत है, ये हमको देखना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विद्यमान औद्योगिक बहिष्प्रवाही निपटारा प्रणाली की बात अभी पढ़ी थी हमने इसके अंदर, और एक बार देख लेते हैं। ये रहा निपटारा सुविधा। ठीक है, तो क्या कह रहा था, पूरे सेंटेंस को दोबारा से पढ़ते हैं, यहां से पढ़ते हैं। वैज्ञानिक पद्धति से रूपरेखित समस्या उपचार, भंडार और निपटारा सुविधा मात्र की कमी से उद्योग क्षेत्र पर दबाव आया है, ये कह रहा है। ठीक है, इस समस्या को और जटिल बना रहे हैं, इस समस्या को और भी ज्यादा जटिल जो है वो बना रहे हैं स्टॉप गैप उपाय, जो कि अपशिष्ट निस्तारण सुविधा को खराब डिजाइन और निर्माण के रूप में है। और प्रश्न क्या कह रहा था कि विद्यमान औद्योगिक बहिष्प्रवाही की निपटारा प्रणाली से पर्यावरण संबंधी प्रदूषण में वृद्धि हुई है। आगे की लाइन यही थी, पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि हुई है और वास्तव में इससे ज़्यादा दबाव बड़ा और संकट साबित हो रहे हैं। तो ये बात क्या है, सही है। तो ये जो निष्कर्ष दिया हुआ था, ये आपके कथन को देखकर, पैसेज को देखकर अनुमान निश्चित रूप से क्या था, सही था। ठीक है, ये बात कह रहा था इनसे जो है वो प्रदूषण बढ़ाई है, पर्यावरण संबंधी प्रदूषण में वृद्धि इन बात से हुई है। अगला क्या लिखा है, औद्योगिक दृश्यता विकिरण देशों में औद्योगिक प्रदूषक की सुरक्षित परिवहन और निपटारा प्रणाली की सफलतापूर्वक रूपरेखा बनाई है। सफलतापूर्वक रूपरेखा बनाई है, ऐसा कहीं लिखा है क्या? औद्योगिक प्रदूषण सुरक्षित परिवहन और निपटारा प्रणाली की सफलतापूर्वक रूपरेखा बनाई है। ये कह रहा है वैज्ञानिक पद्धति से रूपरेखित सामान्य उपचार, भंडार और निपटारा सुविधा मात्र की कमी से, ये तो कमी है और उसमें कह रहा है रूपरेखा बनाई है। ठीक है, और इसके बारे में कोई ऐसी जानकारी हमारे पास जो है वो उपलब्ध नहीं है फिलहाल। क्या निष्कर्ष है देखिए, औद्योगिक दृश्यता विकिरण देशों ने औद्योगिक प्रदूषण की सुरक्षित परिवहन और निपटारा प्रणाली की सफलतापूर्वक रूपरेखा बनाई है। सफलतापूर्वक रूपरेखा बनाई है, ऐसी कोई जानकारी जो है पैसेज में नहीं है। और जब हमारे पास जानकारी पूरी नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में जानकारी अधूरी ही आंसर जो है माना जाता है पैसेज के अंदर। तो यहाँ पर अनुमान निश्चित रूप से सत्य है, ये तो गलत हो गया। अनुमान प्राय सत्य है, ये भी गलत हो गया। दिए हुए तथ्य काफ़ी नहीं है, ये बिल्कुल सही है। अनुमान गलत है, ये भी गलत है। फिलहाल थर्ड नंबर का ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब बढ़ेंगे आगे। अगला क्या कह रहा है कि भारत के औद्योगिक शहर में तथा उनके इर्द गिर्द का भूमि जल औद्योगिक बहिष्प्रवाही से खतरनाक प्रभाव से बचा है। खतरनाक प्रभाव से बचा है या खतरनाक प्रभाव हो रहा है? खतरनाक प्रभाव हो रहा है, इन चीज़ों से जो है वो प्रदूषण बढ़ रहा है, और ये कह रहा है बचा है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। निश्चित रूप से अनुमान सत्य है, ये तो गलत है। प्राय सत्य है, गलत है। दिए गए तथ्य काफ़ी नहीं है, गलत है। करेक्ट आंसर आएगा अनुमान निश्चित रूप से क्या है, असत्य है। ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। पैसेज की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फायदा आपको होने वाला है। और ये जितने भी मॉक टेस्ट मैं एग्जाम तक चलाऊंगा आपके लिए, उनसे बहुत जोरदार प्रैक्टिस आपकी जो है पैसेज की होने वाली है। इनसे आप पैसेज की कभी कभी क्या होती है, लैंग्वेज जो है थोड़ी सी टफ हो जाती है, तो इनसे घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल जो है आसान से पूछे जाते हैं पैसेज से। अगर आपको पुराने पेपर देखेंगे तो आपको इस पैसेज वाले एग्जाम्पल बहुत सारे दिखाई देंगे, और वो नॉर्मल पैसेज पूछे गए थे। मैं तो जो पैसेज ले रहा हूँ वो भी बढ़िया लेवल वाले ले रहा हूँ, क्योंकि पिछले पेपर में जो पैसेज आए थे वो बहुत आसान आसान वाले पैसेज आए थे। पर इस बार जो लेवल रहेगा 2025 में, वो बच्चों आपके सामने लेवल जो है वो अच्छा ही रहने वाला है। ठीक है, चलो अगला एग्जाम्पल ये रहा। आपसे पूछा गया है कि इसमें हैश और परसेंटेज की जगह क्या आने वाला है। अब इसके अंदर क्रम देखते हैं हम, क्या क्रम चल रहा है। क्रम अगर देखें अगर हम,
तो क्या क्रम चल रहा है, ये क्रम किस में मिलेगा वो आपको पता करना है। एक्स एक्स, ज़्यादातर तो एक्स लिखा है पहले नंबर पे ही, तो ठीक है, एक्स से ही अगर एक बार क्रम बनाएं, जी जे एम, एक्स से जी जो है 9 ज़्यादा है, और ए से 9 जोड़ूं अगर तो जे आएगा, ठीक है। और 9 और 4 13, 4 का मतलब डी, यहाँ 9 का अंतर आ गया, तो ये बात एक्स ए डी स्टार्टिंग में आना चाहिए, एक्स ए डी एक्स ए डी एक्स ए डी। सी आंसर तो नहीं आ सकता। अब यही क्रम दूसरे में मिलाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर मिलाने के लिए अगर मैं करूँ प्लस 9, 9 और 6 15, ओ आएगा बच्चों, 9 और 9 18, आर आएगा, 12 और 9, 12 9 21, यू आएगा। ओ आर यू है किसी में, एक्स ए डी ओ आर यू, एक्स ए डी ओ आर यू, एक्स ए डी ओ आर यू, ओ आर पी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, डी आंसर है भाई इसका। एक्स ए डी आएगा एक तो, है ना, ये क्रम बनना है, एक तो एक्स ए डी आएगा आपके, और एक क्या आएगा, ओ आर यू। ऐसा ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन पे उपलब्ध है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर आने वाला है वो डी ऑप्शन आने वाला है, ठीक है। इस तरीके से जो है वो सॉल्व होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो ई का कोड क्या है ये पूछ रहा है। ठीक है भाई, ई का कोड अगर हम देखें तो ई जो है किस किस में कॉमन दिख रहा है, देखो इसमें ई है, इसमें भी ई है, और इसमें भी ई है, तीनों में जो है वो ई है। उसके अलावा अब तीनों में ए है, ई है, तो तीनों में क्या चीज़ कॉमन आपको दिख रही है, तीनों में देख रहा हूँ मैं, तो मुझे एफ एफ एफ, एफ जो है तीनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो करेक्ट आंसर फिर क्या आना चाहिए इसका, एफ आना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये एफ जो है मुझे तीनों में, देखो ई की बात करूँ तो तीनों में ई कॉमन दिख रहा है, और यहाँ तीनों की बात करूँ तो तीनों में मुझे जो कॉमन दिख रहा है वो एफ कॉमन दिख रहा है, तो ई का ही कोड आपसे पूछा है, तो करेक्ट आंसर आएगा एफ। बहुत आसान एग्जाम्पल था। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल है, ये सीरीज का एग्जाम्पल है, सीरीज को सॉल्व करना है। क्या क्रम चल रहा है कि भाई +2 है सर, ये भी +2 है, ये भी +2 है, और +2 से जे आएगा फाइनल है, यहाँ से +2 की सीरीज चल रही है, और +2 से बच्चों आई आएगा, जेड से वाई -1 -1 -1 -1 बी, जे वी आई जे बी आई जे बी आई, यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ये टेस्ट पेपर जो है सेकंड, अपना मॉक टेस्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। और वीडियो जिन्होंने लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप बना रखे हैं उन सभी में। और आज यहीं इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।